उत्तराखंड को खूबसूरती के लिए जाना जाता है। आज इसी राज्य को आपदाओं के लिए जाना जा रहा है। यहाँ पर हर साल इतनी ज्यादा आपदाएं आती है कि हजारों लोगों के घर उजड़ जाते हैं। हर साल चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियां कई बड़े बड़े वादे करती है। पर्वतीय जिलों में रहने वाली जो हमारी गर्भवती महिलाएं हैं उनको 40,000 रुपए का मातृत्व अनुदान देंगे। लव जिहाद के कानून में हम संशोधन करेंगे और देवभूमि के अनुरूप उस कानून को बनाएंगे। लेकिन जब वो सत्ता पे आती है तो उनके वही हाल देखने को मिलते हैं। ना सड़कें बनती है, ना स्कूलें बनती है। यहाँ तक कि सालों बाद गवर्नमेंट पेपर के अनाउंसमेंट होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं जाकर लीक हो जाते हैं। हर साल हजारों लोग पलायन कर रहे हैं, और क्यों ना करे। जब हॉस्पिटल नहीं रहेंगे, स्कूल नहीं रहेंगे, तो जायज ही है हर कोई नौकरी या फिर कुछ चीज करने के लिए बाहर ही जाएगा। साल 2000 में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो चुका था, और इतने साल बीत जाने के बाद भी आज उत्तराखंड के पास स्थायी राजधानी ही नहीं है। हर किसी को पता है कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, लेकिन किसी को ये नहीं पता है कि वो राजधानी अस्थायी है, टेम्परेरी बनाई गई थी जब हमारा राज्य अलग हो रहा था। एक्चुअल में जो राजधानी बननी थी वो बननी थी गैंड से, लेकिन वो आज तक बन नहीं पाई। लोगों को बाहर के शहरों में मजबूरन रोजगार करने के लिए जाना पड़ रहा है। यहाँ तक कि ऐसे इंसान को सीएम बना दिया जा रहा है जिसके गांव वाले उसको खुद नहीं जिताना चाहते। कोई पहाड़ी को गाली दे रहा है, कोई किसी में आरोप लगा रहा है, लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम की बात तो कोई कर ही नहीं रहा। आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं, क्या राजनीतिक पार्टियों ने हमारे पहाड़ को खत्म कर दिया है? इतनी बड़ी बड़ी आपदाएं आ रही है, क्या ये आने वाले कोई बड़े आपदा का संकेत है? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। उत्तराखंड को बने हुए हजारों करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल उत्तराखंड का नाम इसे तब मिला जब ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। ये राज्य हिमालय की गोद में बसता है, और यहाँ के पहाड़ों का इकोलॉजिकल बैलेंस पूरे देश के लिए जरूरी है। ये पहाड़ सिर्फ ऑक्सीजन देने वाले पेड़ पौधे या फिर नदियों का घर नहीं है, बल्कि यहाँ पे ऐसी ऐसी प्रजातियां मिलती है जो कि पूरे देश में देखने को नहीं मिलती है, जैसे कि स्नो लेपर्ड और मस्क डियर। इनका यहाँ पर निवास स्थान है, लेकिन वर्तमान में ये पहाड़ अपने स्वरूप को खो रहे हैं, और इसको रोकना और भी ज्यादा जरूरी हो गया। इन पहाड़ों के इस स्वरूप को दोबारा से वापस लाने के लिए कोई भी नेता नहीं आएगा। केदारनाथ को पिकनिक स्पॉट तो बना ही चुके हैं, बद्रीनाथ को बनाने की तैयारी चल रही है, और यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, जहाँ से पहले गंगा बहती थी, आज वो कई किलोमीटर पीछे जा चुकी है, और आने वाले टाइम पे वो और भी ज्यादा पीछे चले जाएंगे। अगर इसे कोई रोक सकता है वो है आप। इस वीडियो को शेयर करके लोगों को अवेयर करें। ये वीडियो सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए नहीं है, बल्कि जो लोग इस राज्य से बाहर के हैं, ये वीडियो उनके लिए भी है, क्योंकि जितनी जिम्मेवारी हमारी है इसको सुरक्षित करने के लिए, उससे ज्यादा जिम्मेवारी आपकी भी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कैसे हम घर बैठे भी उन पहाड़ों को जो कि मर रहे हैं उनको बचा सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है कि उत्तराखंड के अंदर काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुई है, और काफी ज्यादा फ्लैश फ्लड भी आया है, जैसे कि उत्तरकाशी के धराली में हुआ है, और हाल ही में 1-2 दिन पहले थराली में भी वही चीज हुई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर है, जहां चमोली में बादल फटने से तबाही का मंजर नजर आ रहा है, और थराली में बादल फटने से कई गाड़ियां जो हैं वो मलबे में दबी हुई नजर आ रही है। ये डिजास्टर हमें ये बता रहे हैं कि हमने प्रकृति के रूल को ब्रेक किया है। 2013 में जो केदारनाथ की आपदा आई थी, उसमें भी कई हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस इंसिडेंट के बाद भी सरकार और प्रशासन की आंखें नहीं खुली है, बल्कि और ज्यादा डेवलपमेंट शुरू कर दिया है, ताकि और ज्यादा लोग आए और फिर से ऐसी कोई आपदा आए, पहले जो हजारों लोग मरे वो अब लाखों में हो जाए। और सिर्फ क्यों कर रही है सरकार? अपने टैक्स के लिए। जितनी ज्यादा गाड़ियां आएंगी उतना ज्यादा टैक्स आएगा, जितना ज्यादा पेट्रोल बिकेगा उतना ज्यादा स्टेट को टैक्स मिलेगा, जितने ज्यादा होटल बुक होंगे उतना ज्यादा उनको टैक्स मिलेगा। सिर्फ टैक्स के लिए सरकार लाखों लोगों की जानों के साथ खेल रही है। पहले 4 धाम की यात्रा वो लोग करते थे जो वृद्ध हो जाते थे, जिन्होंने अपना जीवन काल जी लिया था, उसके बाद वो भगवान के रास्ते में चले जाते थे। लेकिन आज लोग शादी के बाद हनीमून के लिए गोवा के बदले केदारनाथ को चुन रहे हैं, और ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि पहले जो मोटिव था वो भगवान के दर्शन करना था, लेकिन आज के टाइम पे जो मोटिव है वो है घूमना, पिकनिक मनाना और भांग धतूरा का सेवन करना। उत्तराखंड का ऋषिकेश अध्यात्म और योग के लिए जाना जाता था। ऋषिकेश भगवान विष्णु का ही एक नाम है, जिसका अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। ऋषिकेश को गढ़वाल हिमालय के द्वार के रूप में भी जाना जाता है। साथ ही ऋषिकेश उत्तराखंड के चारों धामों का प्रारंभिक स्थल है। लेकिन आज के टाइम पर जो भी ऋषिकेश के अंदर आता है वो पहले ठेका ढूंढता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ऋषिकेश की छवि यही बन चुकी है। सरकार ने स्कूल से ज्यादा ठेके खोल दिए। जोशीमठ जो पहले कई ज्यादा सुर्खियों में भी रहा है। Uttarakhand, where Joshimath is the center of attention. A total of 678 buildings now and 2 hotels have been identified as unsafe in a first phase of survey that has been undertaken after cracks developed in several parts of
the hill town. वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका कहना है कि यहाँ की जो जमीन है वो अनस्टेबल है, जिसकी वजह से वहाँ के घरों में क्रैक्स आ रहे हैं और वहाँ का जो अंडर वाटर लेवल है वो भी कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है जमीन के अंदर चल रहा इंडस्ट्रियल काम। जो पहाड़ बारिश आने की वजह से लैंडस्लाइड का शिकार हो जाते हैं, वो पहाड़ टनल को कैसे रोक पाएंगे। कई जियोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये पहाड़ उन चीजों के लिए बने ही नहीं है जो आज इस पे काम हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमानी करती है। साइंटिस्ट कह रहे हैं ये चीजें मत करो, लेकिन सरकार कह रही है हम तो करेंगे। जिस चीज की हमें जरूरत ही नहीं है वो जबरदस्ती की क्यों दी जा रही है। उत्तरकाशी के धराली में जो आपदा आई है वो बादल फटने की वजह से नहीं आई है, बल्कि झील के टूटने की वजह से आई है। बार बार पहाड़ों का टूटना और बार बार पहाड़ों में कंस्ट्रक्शन करना, ये एक सिग्नल है कि पहाड़ अभी भी मजबूत नहीं है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियां जो कि पूरे भारत का बेस है, वो आज पॉल्यूशन से जूझ रही है। फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट और होटल से निकलने वाला गार्बेज और साथ ही माइनिंग इस नदी के फ्लो को बिगाड़ रही है। उत्तराखंड में 323 फैक्ट्रियां ऐसी है जो कि अपने गंदे वेस्टेज को सीधा नदी में बहा रही है। ये कूड़ा जिसकी ऊंचाई आप खुद अपने घर से बैठकर नापिए, उसी ऋषिकेश के बीचों बीच का है जहाँ आप गंगा में रिवर राफ्टिंग करने के लिए जाते हैं। ये कूड़ा उसी ऋषिकेश का है जहाँ आप खुद को मैदानी इलाकों में थकान महसूस करने के बाद तरोताजा करने गंगा किनारे जाते हैं। ये कूड़ा उसी ऋषिकेश का है जो ऋषियों की तपोस्थली कहा गया, योग की मशहूर स्थली माना गया। हिमालयन स्प्रिंग्स को लेकर बड़ी चिंता है। 60,000 में से 12,000 स्प्रिंग्स तो ऐसी है जो कि पूरी तरह से सूख चुकी है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि अगर स्प्रिंग्स ऐसे ही ड्राई होती चलेगी तो लोकल लोगों के लिए पीने वाला पानी बचेगा ही नहीं। हरियाणा एनसीआर को भी पानी इन्हीं उत्तराखंड के स्प्रिंग से मिलता है। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें उत्तराखंड के लोगों के साथ साथ आपको भी इसमें सपोर्ट दिखाना होगा। इसीलिए अगर ये छोटी छोटी नदियां खत्म हो जाती है तो आपको भी पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। पहाड़ों की हरियाली और यहाँ के वाइल्ड लाइफ में भी गिरावट देखने को मिली है। इसके भी कई कारण है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाना, हाईवे के नाम पर जंगलों को काट देना और जितनी भी कृषि भूमि है उनको रेस्टोरेंट और होटल के लिए बेच देना। और इन्हीं कारणों की वजह से भू कानून की मांग की जा रही है। पिछले 20 सालों में 44,000 हेक्टेयर जंगलों को खत्म कर दिया गया, जो कि लगभग 60,000 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर होते हैं। जंगलों में 90% आग इंसानों के द्वारा लगाई जाती है। बिना परमिशन के पेड़ों को काट दिया जाता है और अपने घर के कचरे को इकट्ठा करके जंगलों के बीच में उसमें आग लगा देते हैं और जिसकी वजह से वो आग पूरे जंगल में फैल जाती है। और इस वजह से सिर्फ वहाँ के जंगल ही नहीं बल्कि वहाँ पर रहने वाले जानवर भी इस आग का शिकार हो जाते हैं। और ऐसी आग हर साल पहाड़ों में लगती है और अगर ये ऐसा ही चलता गया, आने वाले टाइम पर जंगल में रहने वाले जानवर और पशु पक्षी सब खत्म हो जाएंगे और इस चीज के कसूरवार होंगे हम इंसान। इसलिए कहीं ना कहीं हमें ही कदम उठाना होगा इन बढ़ती आगों को रोकने के लिए। उत्तराखंड की इकोनॉमी सबसे ज्यादा टूरिज्म पर डिपेंड करती है। देश विदेश से कई सारे लोग यहाँ पर घूमने आते हैं, लेकिन सही तरीके से प्लानिंग न होने की वजह से इसका खामियाजा हमारे एनवायरनमेंट को भुगतना पड़ता है। मसूरी नैनीताल जैसी टूरिस्ट प्लेस पर बढ़ते टूरिस्ट की वजह से वहाँ की रोड, वहाँ की गटर और वहाँ की सफाई पर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। राज्य में हर साल टूरिज्म का जो बिजनेस है वो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल वैसी की वैसी है। चारधाम की यात्रा शुरू होने से पहले 6 महीने तक यात्रा बंद रहती है और उस टाइम पर सरकार की आंखें भी ऐसे ही बंद रहती है। और जब ये यात्रा शुरू होती है तो सरकार क्या करती है कि रोडों को काम करना शुरू कर देती है, जिससे कि जो यात्रा है वो धीमी पड़ जाती है और टूरिस्ट परेशान होने लग जाता है। और फिर वो कहता है कि सरकार की बड़ी बेकार व्यवस्था है। उत्तराखंड के हिमालयन का जो एरिया है उसमें जो ग्लेशियर है वो काफी तेजी से पिघल रहे हैं, जो काफी बड़ी आने वाले समय पर प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे केवल नदियों का फ्लो ही नहीं बिगड़ता है, बल्कि जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर जितने भी लोग किसान काम करते हैं वहाँ पर भी उनको काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है, क्योंकि अचानक से पानी का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी खेती पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब जब खेती बर्बाद होगी तो हमें बाहर के देशों से अनाज को इम्पोर्ट करवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से भारत के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ती चले जाएगी। अब देखिए कि उत्तराखंड में ग्लेशियर पिघला, उसका असर पूरे भारत में देखने को मिला। इसीलिए मैं कह रहा था जितनी जिम्मेवारी हमारी है अपने पहाड़ों को बचाने की, उतनी ही जिम्मेवारी आपकी भी है इन पहाड़ों को बचाने की। ये जो ग्लेशियर होते हैं ये धूप की गर्मी से नहीं पिघलता है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होने की वजह से पिघलता है। जब उत्तराखंड के नीचे के राज्यों में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी तो वो उड़कर ऊपर पहाड़ों की ओर आती है और उसी की वजह से जो ग्लेशियर है वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। इससे ये साफ होता है कि हिमालयन में जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं उसमें हम सभी का हाथ है। जितनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होगी उतना ज्यादा ग्लेशियर तेजी से पिघलेगा। पिछले कुछ सालों में ये ग्लेशियर पिघलने की जो स्पीड है वो काफी तेजी से देखने को मिली है। उत्तराखंड के युवा नौकरी की वजह से काफी बड़ी परेशानी में, जैसे भारत के पार्टीशन के बाद भारत का विकास नहीं हो पाया, ऐसे ही उत्तराखंड के पार्टीशन के बाद भी उत्तराखंड का विकास नहीं हो पाया। सरकारें आती है और अपनी जेब भर के चले जाती है,
युवा इस आस में रहता है कि शायद कोई सरकार होगी जो कि बाहर की इंडस्ट्री को उत्तराखंड में लेके आएगी, क्योंकि उत्तराखंड सिर्फ 2 ही चीज में ज्यादा निर्भर है, पहला टूरिज्म और दूसरा है खेती। और अगर इंडस्ट्री है भी तो वो काफी ज्यादा दूर है, इसी वजह से हमारे राज्य में पलायन देखने को मिलता है। शायद अगर उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण को बना दिया जाता पार्टीशन के टाइम पर, तो उस टाइम पर हमारे उत्तराखंड की जो दिशा दशा है वो कुछ और ही होती। राज्य की लीडरशिप सिस्टम पर लोगों का विश्वास है जो कम होता जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड को अभी तक ऐसा सीएम नहीं मिल पा रहा है जो 5 साल तक काम कर सके। और इसके पीछे का कारण ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों को सीएम बना दिया जा रहा है जो कि अपने ही गांव से जीत नहीं पा रहे। सरकार कई पॉलिसी और कई कानून तो बना देती है, लेकिन उसे ग्राउंड में कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाती है। बरसात आती है और सड़कों की हालतें वो बुरी हो जाती है। इसके पीछे का कारण है वो ये है कि सरकार सड़कें तो बना देती है, लेकिन कभी भी ड्रेनेज सिस्टम बना ही नहीं पाती है। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही बन जाए तो कभी भी रोडें खराब ही नहीं होगी, जबकि उत्तराखंड में गंगा यमुना छोड़कर इतनी सारी छोटी छोटी नदियां हैं कि ड्रेनेज का जो पानी है, बरसात का जो पानी है, वो आसानी से वहाँ पर जा सकता है। इससे क्या होगा कि रोडें खराब नहीं होगी और उसी सड़क को दोबारा से बनाने के लिए जो पैसा लगना था वो शायद कहीं और लग सकता था। ये भी सरकार की एक अच्छी खासी कमाने की टेक्निक है। कभी भी आप नोटिस करना, सरकार रोडें तभी बनाती है जब बरसात आने वाली होती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि बरसात आने से पहले हम रोड अगर बना देंगे तो बरसात के बाद वो टूट जाएगी, और इससे जो लोगों का पैसा सरकार के पास जमा हुआ है टैक्स के द्वारा, उसको वो वहाँ से आसानी से निकाल पाती है। और यही चीज हर साल हर राज्य में होती है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन की। उत्तराखंड को बचाना और हिमालय रेंज को बचाना हमारी जिम्मेवारी भी है, हमारा कर्तव्य भी है। देखो, इस टाइम पर मैं हूँ उत्तराखंड के अंदर बैठा हुआ और मुझे पता है कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से हमारा जो हिमालय है वो इतना ज्यादा खराब होता चला जा रहा है। अब कई लोग ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को उत्तराखंड के बाहर बैठकर देख रहे होंगे, चाहे वो कोई भी राज्य हो। वो देखकर ये सोच रहे होंगे कि यार हमने क्या किया, हम तो वहाँ पे आए भी नहीं, हमने कोई गंदगी मचाई भी नहीं, तो हमने ऐसा किया क्या। तो देखो, मैंने पहले भी बताया, जितनी जिम्मेवारी उत्तराखंड के लोगों की भी है उससे ज्यादा जिम्मेवारी बाहर के यानी कि और राज्य के लोगों की भी है। सबसे मेजर कारण है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये सिर्फ एक जगह से नहीं बढ़ती है, बल्कि पूरे राज्यों में जितनी भी ज्यादा गंदगी, जितनी भी ज्यादा धुआं होता है उनकी वजह से होती है। दूसरा कारण है अनवांटेड कंस्ट्रक्शन का होना। आपने कुछ सालों में देखा होगा कि उत्तराखंड के अंदर होटल की जो तादाद है वो कई ज्यादा बढ़ चुकी है। अब सारे पहाड़ों में अगर होटल बन जाएंगे तो फिर पेड़ कहाँ पर रहेंगे। अब जितने भी जो होटल होंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही, तो वो कहाँ जाएगा, वो सब जाएगा नदियों के अंदर। देखो, होटल बनाना ये अच्छी बात है कि लोग आएंगे वो वहाँ पर ठहरेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो जमीन 1 मंजिल इमारत को ही झेल सकती है वहीं पर 5 मंजिल की इमारत बना दी जाए। अब इससे होगा क्या कि हमें पता होने के बावजूद भी हम लोगों की जान जोखिम में डालेंगे। जो टूरिस्ट वहाँ पर ठहरने के लिए आएगा उसे पता भी नहीं है कि मैं जिस जगह पे हूँ ये मेरे लिए कितना ज़्यादा खतरा पैदा कर सकती है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलीगल है, फिर भी उसे नज़रअंदाज किया जाता है। अब देखिए, पहाड़ों में कई सारी रोडें होती है जो कि 15-20 फीट की हो सकती है। अब क्या करते हैं कि हम रोड को चौड़ा करने के लिए 20 फीट और काटते हैं। अब होता क्या है कि टोटल हो गया 40 फीट, रोड चौड़ी हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, पीछे का जो 20 फीट 30 फीट और है वो पहाड़ नीचे ढल के आ जाता है। अब वो क्यों आता है, क्योंकि पहाड़ की क्षमता ही नहीं है कि वो उससे ज़्यादा रोड को झेल पाए, लेकिन फिर भी हम उसमें कंस्ट्रक्शन करते ही चले जा रहे हैं। हमें पता है कि वो पहाड़ नहीं झेल पाएगा, लेकिन फिर भी कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन करते चले जाते हैं। अब उत्तराखंड के राज्य के बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पर मंदिरों के दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको देखने के लिए आते हैं। ये हमेशा बरकरार रहे, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कुछ भी चीज़ खरीदते हो या फिर कुछ भी चीज़ लेते हो, उसका जो पैकेट है उसे हमेशा डस्टबिन में ही डालें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, आपको लगेगा कि यार इतने बड़े पहाड़ में इस छोटी सी चीज़ से क्या ही हो जाएगा। तो ऐसे ही सब अगर सोचेंगे तो वो एक कचरे का पहाड़ बन जाएगा, और फिर जब आप अगली बार यहाँ पर पहाड़ों को देखने आओगे तो आपको पहाड़ नहीं बल्कि कचरे का पहाड़ देखने को मिलेगा। और जब कभी आप आओ तो यहाँ पर ये सोच के मत आओ कि हम पिकनिक मनाने जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा करेंगे। जब भी आप आओ तो ये सोच के आओ कि हम जो पूरे दिन भर काम करते हैं, पूरा थक जाते हैं, अब हमारे माइंड को एक आराम की जरूरत है। आप वो आराम को मेंटल पीस के लिए यहाँ पे आओ और भगवान के मंदिरों में जाकर वहाँ पर दर्शन करो। अब अगर आप ये सोच के आओगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है, वाकई में आपको बहुत ज़्यादा मेंटल पीस मिलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा, और कैसे हम अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा सेव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।